धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। माननीय वित्त मंत्री जी ने जिन 3 टैक्स प्रपोजल के बारे में यहाँ अपना वक्तव्य दिया है, देखने में तो वो काफ़ी छोटा लगता है, लेकिन 10 साल तक जो यूपीए की सरकार रही और उसका पॉलिसी पैरालिसिस कैसा हो सकता है, इसका ये सबसे बड़ा उदाहरण है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि 2002 में डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, कंपनी बनी, और इस चीज को पार्लियामेंट में माननीय वित्त मंत्री जी को 2016 में लाना पड़ रहा है। 14 साल लग गए। जैसे राम वनवास से अयोध्या से 14 साल के बाद लौटे थे, तो ये ज़मीन जो है ये 14 साल के बाद भारत सरकार अब उसका यूज करने की स्थिति में है। और ये कैसे हुआ, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब डिसइन्वेस्टमेंट शुरू हुआ तो 1200 एकड़ के आसपास जो है बीएसएनएल के पास ज़मीन थी, और उसमें से डिसइन्वेस्टमेंट प्रपोजल के पहले डीओटी ने ये माना कि उसको जो है 400-500 एकड़ ज़मीन ही चाहिए, इससे ज़्यादा ज़मीन नहीं चाहिए। और 771 एकड़, जिसके बारे में माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि 771 एकड़ ज़मीन जो है वो सरप्लस है, और उस सरप्लस ज़मीन का यूज जो है भारत सरकार को अपने हिसाब से करना चाहिए, और इसका जो है एक अलग से कंपनी बना के अपने को करना चाहिए, ये डिसइन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन जब तक कि ये प्रपोजल प्रोसेस आता, मैं आपको बार बार बताऊं कि ये चिट्ठियां हैं जो कि उस वक्त टाटा कंपनी लगातार हमारे मंत्री को लिख रही थी। वो किस तरह से दबाव डालने का प्रयास कर रही थी, वो किस तरह से चाहती थी प्राइवेट कंपनियां, क्योंकि बीएसएनएल का मर्जर एक इतना अच्छा मर्जर हुआ, डिसइन्वेस्टमेंट इतना बढ़िया डिसइन्वेस्टमेंट हुआ कि बीएसएनएल के डिसइन्वेस्टमेंट के पहले यदि हमारे अपने रिश्तेदार को अमेरिका बात करना हो, लंदन बात करना हो, साउथ अफ्रीका बात करना हो, किसी छोटे मुल्क में पाकिस्तान और नेपाल भी यदि बात करना हो, तो उसका जो टैरिफ रेट था वो 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया टैरिफ रेट था। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, और उस वक्त माननीय वित्त मंत्री जी खुद कॉमर्स मिनिस्टर थे, इन लोगों ने जब डिसइन्वेस्टमेंट का फैसला किया और डिसइन्वेस्टमेंट के बाद जो चीज़ें हुई, आज हम विदेश यदि बात करना चाहते हैं तो आप ये समझिए कि 10 रुपये में बात कर सकते हैं, 15 रुपये में बात कर सकते हैं, 20 रुपये में बात कर सकते हैं। तो जिन लोगों को डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में ये चीज़ें थी, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये टाटा ने चिट्ठी लिखी, और टाटा ने ये लिखा कि द गवर्नमेंट्स का जो इंटेंशन है, ये चिट्ठी है 27 फरवरी 2004 का, जबकि हमारी सरकार जो है वो मतलब चुनाव आने वाला था और उसके बाद आपकी सरकार आने वाली थी। और उस वक्त जो है हमारे टेलीकॉम मंत्री जो थे मिस्टर अरुण शौरी, उन्होंने कहा कि हम इन चीज़ों को नहीं मानते हैं और हम प्राइवेट, ये यदि आप कहेंगे तो मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी इस लेटर को जो है रख दूंगा। इसके बाद उनको जो जवाब दिया गया वो 30 अप्रैल 2004, जबकि हमारी सरकार ही थी, और हमने ये कहा कि ये जो हमने कंपनी बनाई है ये कंपनी पॉजिटिव है, और इसके आधार पर 771 एकड़ ज़मीन जो है उसमें 52% हमारा स्टेक होना चाहिए। इसके बाद एक जो है 2007 का, मैं आपको बताऊं कि 2006 में एक सीएजी की रिपोर्ट आई। सीएजी की रिपोर्ट में कई एक चीज़ें थी, और इसके बाद इस सरकार ने उपाध्यक्ष महोदय एक कमेटी बनाई और डीमर्जर ऑफ सरप्लस लैंड ऑफ बीएसएनएल के लिए जो है ये 2007 का जो है ए.के. दास साहब का जो है ये लेटर है। उन्होंने कहा कि इन लाइन विथ फाइनल कैबिनेट नोट फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन: एक्विजिशन ऑफ 51.12% इन HPIL, द रिजल्टिंग कंपनी, देयर बाय मेकिंग इट ए PSU। ये 2007 का रिपोर्ट है उपाध्यक्ष। 2007 के बाद इनके यूपीए के जितने मंत्री रहे उनका सिंगल पॉइंट एजेंडा ये रहा, क्योंकि उसी के आधार पर सरकार जो है गई। सिंगल पॉइंट एजेंडा ऐसे रहा कि पैसा यदि दोगे तो काम होगा, पैसा यदि नहीं दोगे तो काम नहीं होगा। और जिस तरह से फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस, जिस तरह से टेलीकॉम घोटाला हुआ, उसका ये सबसे बड़ा जो है ये उदाहरण आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। और इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं है, मतलब कोई कहने वाली बात नहीं है। मैं आपको बताऊं कि ये सरकार कैसे चल रही थी। ये
2 नवंबर 2007 का माननीय प्रधानमंत्री जी का चिट्ठी है, और वो चिट्ठी लिखते हैं कि नंबर ऑफ इशू रिलेटिंग टू एलोकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम हैव बीन रेज्ड बाय टेलीकॉम सेक्टर कंपनीज एज वेल एज इन द सेक्शन ऑफ द मीडिया. I would request you to give urgent consideration to the issue being raised with a view to ensuring fairness and transparency, and let me know of the position before you take any further action in this regard. ये सरकार जो है वो इस तरह से कर रही थी. मैं केवल इस बीच में केवल इतना कहना चाहूंगा कि ये 6156 करोड़ का जो है ये जमीन है आज के प्रॉपर्टी के हिसाब से, और जो माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि ये दिल्ली में, महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में जो है ये जमीन है, और इस जमीन का यदि उपयोग भारत सरकार करेगी तो जो सबसे बड़ी समस्या है, हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर भी जब हम यहाँ जीत कर आते हैं तो सबसे बड़ी समस्या होती है हाउसिंग की. और आपको पता है कि कई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को या तो होटल में रुकना पड़ता है. आप देखेंगे कि कितनी बार जो है आवाजें उठती है कि कोई अशोका होटल में रुका हुआ है, उसका बिल इतना है. वो बीपी हाउस जो है वो जगह दे पाने की स्थिति में नहीं होता है, वेस्टर्न कोर्ट जगह दे पाने की स्थिति में नहीं होता है. और उसी तरह से सरकारी कर्मचारियों का जो है एक बड़ा सा जो है लाइन लगा हुआ है कि हमको कब जमीन मिलेगा, कब मकान मिलेगा, कब हमारा परिवार रहेगा, कब हमारे बच्चे पढ़ेंगे. और इस कारण से ये मैं केवल इतना कहूंगा कि 10 साल 14 साल के बाद, 2002 के बाद, 14 साल के बाद, और खासकर आपकी सरकार आने के बाद हमारी सरकार ने एक बढ़िया जो है ये फैसला किया है. और ये फैसला ये है कि ये जमीन जो है उसमें चूंकि जो माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा, और कैपिटल गेन टैक्स यदि लग जाएगा तो जो 6156 करोड़ हमारा जमीन का कॉस्ट है उसमें 2500-3000 करोड़ रुपया जो है वो टैक्स में ही देना पड़ जाएगा. तो भारत सरकार के लिए वो प्रोजेक्ट जो है वो अनवायबल हो जाएगा, किसी के लिए भी जो है ये प्रॉपर्टी जो है अनवायबल हो जाएगी. और इस कारण से वो ये एक्सप्लेनेशन लेकर आए हैं इनकम टैक्स एक्ट में, और वो 19A में हम इसका स्वागत करते हैं. हम अपने प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने कम से कम जो सरकारी कर्मचारी हैं जो इतने दिनों से अपने मकान के लिए लालायित हैं, उनके लिए एक प्राइम लोकेशन पर वो बढ़िया जगह जो है दे पाएंगे. और यही हमारी सरकार की पूंजी है कि वो आम आदमी के साथ कैसे है, आम आदमी कैसे बढ़ेगा, आम आदमी श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत कैसे होगा, उसके लिए एक बड़ा जो है ये हम इसका स्वागत करते हैं. आप लोग BSNL के नाम से घबरा जाते हैं, आप लोग स्पेक्ट्रम के नाम सही हो जाता है ना गड़बड़ आप लोग का. दूसरा मैं आपको बताऊं कि दूसरा जो अमेंडमेंट भारत सरकार का है वो अमेंडमेंट ये है कि जो हमारा जो 80JAA उसमें जो उन्होंने कहा कि 240 दिन का जब था, जिसमें अधीर चौधरी साहब और NK प्रेमचंद्रन साहब, आपने लगता है कि उन चीज़ों को समझा नहीं, क्योंकि NK प्रेमचंद्रन साहब तो कर्मचारियों की लड़ाई लड़ते रहते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों की लड़ाई रखते हैं. अधीर साहब आप भी लड़ाई से आए हैं. मुझे लगता है कि आपका जो अमेंडमेंट है वो कितना गलत है. मैं आपको बताऊं कि 22 जून 2016 को कैबिनेट ने एक स्पेशल पैकेज अनाउंस किया. मतलब आज फैक्ट्री अमेंडमेंट एक्ट की बात हो रही थी, उसके ऊपर भी आपने विरोध किया. मैं केवल इतना कहूंगा कि आप लोग अपोजिशन जो है कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन के बदले किस तरह से डिस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल प्ले कर रहे हैं, यह सबसे बड़ा उदाहरण है. फैक्ट्री अमेंडमेंट एक्ट हो या 80JAA का है, इसमें प्रधानमंत्री जी ने जो कैबिनेट का फैसला हुआ वो 22 जून 2016 को, और वो फैसला हुआ कि स्पेशल पैकेज वो टेक्सटाइल सेक्टर में देंगे, जिसमें से कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार अगले 3 साल तक मिलने वाला है. ये 22 जून का जो है ये नोटिफिकेशन है. और उसमें क्या है कि इसमें जो उन्होंने उस पैकेज में दिया 6000 करोड़ का पैकेज है, 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा आगे 3 साल तक. और वो जो पैकेज है, पहला यह है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम का जो है वो रिफॉर्म किया जाएगा. EPFO का जो है वो रिफॉर्म किया जाएगा. और वो रिफॉर्म ये होगा कि जो एम्प्लॉयर है, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 12% है, यदि 15,000 से नीचे जो है कोई आदमी कमा रहा है तो उसको पूरा का पूरा भारत सरकार कंपनसेट करेगी. ये आप ये समझिए कि किस तरह से गरीबों के लिए 15,000 से नीचे जो कमाने वाले लोग हैं वो गरीब नहीं है तो कौन है. आप जब भी हम बात करते हैं गांव गरीब किसान
मजदूर की बात करते हैं तो आप लोगों को लगता है कि ऐसा ही बोल रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि 15,000 रुपया से कम कमाने वाले लोग कौन हैं? वो लोग वो हैं जो सबसे गरीब हैं। और तो इसके लिए जो है ईपीएफओ, उसी में कहा कि जो इंक्रीजिंग जो ओवर टाइम है, जो आईएलओ का नॉर्म्स है, जिसके लिए आज 66, 64 और 65 में जो अमेंडमेंट के लेके आया, वो उसी दिन 22 जून 2016 का जो कैबिनेट का डिसीजन है उसी का है कि वो जो इंक्रीज जो अर्निंग है वो वर्कर का अर्निंग इंक्रीज किया जाएगा आईएलओ नॉर्म्स के आधार पर यदि हम जाएंगे, और इसीलिए वो फैक्ट्री अमेंडमेंट एक्ट आया है। मैंने जो आपको कहा कि आप कुछ तरह की बात करते हैं। उसके बाद जो इंट्रोडक्शन है वो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, मतलब इसके तीसरा जो डिसीजन था कि वो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट जो है वो डेवलप होगा। और इसके बाद जो इनहेंसिंग स्कोप ऑफ सेक्शन 80JAA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, मतलब जो प्रधानमंत्री जी का जो पैकेज था टेक्सटाइल सेक्टर में, टेक्सटाइल सेक्टर में कौन लोग काम करते हैं? बुनकर काम करते हैं, गांव गरीब किसान के लोग काम करते हैं। आप जिस इलाके से अधीर साहब आते हैं, आप ये बताइए कि जहांगीरपुर में यदि मेगा हैंडलूम क्लस्टर है तो उसमें काम करने वाला कोई अमीर आदमी नहीं है। और जो बातें इन्होंने कही कि जो हमारे यहां से जो एक्सपोर्ट होता है, गारमेंट एक्सपोर्ट होता है, वो एक्सपोर्ट मैक्सिमम जो है समर अप्रैल होता है। और समर अप्रैल का मतलब ये होता है कि अक्टूबर से लेके मार्च तक इस सेक्टर में कम काम होता है, क्योंकि कम उन लोगों का डिमांड होता है। डिमांड और सप्लाई का गैप यदि पूरा नहीं होता है तो इस कारण से ये 240 दिन से यदि 150 दिन हो जाएगा तो जो व्यक्ति वहां काम करने वाला आदमी है, जो एम्प्लॉयर है, उसको इनकम टैक्स में बेनिफिट हो जाएगा। आपको पता है कि कई एक स्कीमें जो हमारी थी या आपकी थी, डीबीपी स्कीम है या चीजें हैं, हम लगातार ड्यूटी ड्रॉबैक है, हम लगातार एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, या रुपये का डिवैल्यूएशन है वो लगातार करते रहते हैं। और उसी के आधार पर ये 80JJ का जो है ये होने वाला है कि 240 दिन से इसको 150 दिन यदि कर देंगे तो जो गरीब आदमी काम कर रहा है फैक्ट्री में उसको बेनिफिट हो जाएगा। और जब बेनिफिट हो जाएगा उसको, तो जिस एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात हम करते हैं, जिस करंट अकाउंट डेफिसिट को खत्म करने की बात करते हैं, जिस तरह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, आपको पता है कि आज भी एक्सपोर्ट जो है भारत का अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और इससे जो गांव गरीब किसान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी और पूरी कैबिनेट ने जो काम किया है, और आज जो ये अमेंडमेंट लेके आए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हम उसका इस्तकबाल करते हैं। और आप लोगों को भी कहेंगे कि भारत सरकार का जो ये रवैया है उसमें आप मदद करें। तीसरा जो अमेंडमेंट है वो अमेंडमेंट है मार्बल सेक्टर के। मार्बल सेक्टर, आपको पता है कि हमारे यहाँ मार्बल सेक्टर में राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सभी जगह मार्बल, और मार्बल की एक हिस्ट्री रही है। यदि ताजमहल को देखेंगे, रेड फोर्ट को देखेंगे, दिलवारा जी, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि दिलवारा टेम्पल है, मार्बल का ये हो। लेकिन जो आज का नया फैशन आया है, नया ट्रेंड आया है, या जिस तरह से कंज्यूमर का क्लास डेवलप हुआ है, दो चीजें हुई है। एक तो बाहर से इटालियन मार्बल आ रहा है तो लोगों को लगता है कि हम इटालियन मार्बल लगा लिए, तो इंडियन मार्बल का मार्केट जो है, जो हाई एंड मार्केट हुआ करता था, जिसमें कि ताजमहल, रेड फोर्ट, दिलवारा फोर्ट, इस तरह के चीजें बनी हुई हैं जो सामने नजर आती हैं, एक तो उसका घट रहा है। दूसरा जो चाइना है, जो कभी हमसे जो है हम एक्सपोर्टर हुआ करते थे चाइना में, आज ये हुआ कि घटिया क्वालिटी का वो देकर जो है एक कम दाम में, जैसे आपको पता है स्टील सेक्टर में भारत सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया कि मिनिमम इंपोर्ट प्राइस जो है उसने इंक्रीज किया, जिसके कारण कि स्टील की जो डंपिंग हो रही थी उसी तरह से यहां डंपिंग हो रहा है। और यही कारण है कि ये इसको 10% से जो है 40% तक का कैप करने का विचार है। और उसके पीछे जो रीजन है वो रीजन ये है, जो WTO की बात हमारे वित्त मंत्री जी ने कही है। मैं आपको केवल 2 चिट्ठी दिखाऊंगा कि WTO का कितना प्रेशर सरकार झेल रही है और किस तरह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कई एक ऐसे लोग हैं, क्योंकि आपको पता है कि टेक्नोलॉजी के आधार पर अभी हमारी मार्बल इंडस्ट्री जो है वो काफी नीचे है। नीचे इसलिए है कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे नहीं जा पाए, और उस कारण से WTO का ये 17 मार्च 2015 का जो है चिट्ठी है, और वो भारत सरकार से पूछ रही है, वो भारत सरकार को वो कह रही है कि अकॉर्डिंग टू पॉइंट 6.1 ऑफ द नोटिफिकेशन, India maintains import quotas on products covered under ITC code number 25151110, 25151210
25151220. With reference to this measure, could India clarify the following issues? First, could India reply to the question under point 6.3 of the questionnaire with specific reference to the import quotas on marble and similar stones? ये WTO का जो है ये नोटिफिकेशन है, और WTO के नोटिफिकेशन के आधार पर यदि आप ये समझिए कि क्या होता है कि हमने क्वालिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है, और उसमें जो SIT की एक रिपोर्ट भी है जो आप लोगों ने किया, मैं आपको बता रहा हूं कि आपने इसको क्या किया कि $325 के आधार पर, यदि आप $150 पर भी यदि बाहर में आप खरीद रहे हैं मार्बल, तो कोई बात नहीं है, आप $325 के आधार पर टैक्स दे दीजिए। टैक्स तो आपको बहुत इजी लगता है कि टैक्स दिया जा रहा है, लेकिन SIT की रिपोर्ट ये कहती है कि जो ₹150 का मार्बल यदि $325 यहां से बाहर जाएगा तो वो ब्लैक मनी जनरेट होगा। आप लोगों की पॉलिसी के कारण जो सिचुएशन हुआ कि इस देश में ब्लैक मनी जनरेशन के लिए जो है ये इंडस्ट्री आगे आ गई, उसी तरह से इस तरह के रेस्ट्रिक्शन है। मैं ये कह रहा हूं कि भारत सरकार ने एक बड़ा बढ़िया काम किया है, यहां की इंडस्ट्री को बचाने के लिए, यहां के गरीब लोगों को बचाने के लिए, उस सेक्टर में लगे हुए लोगों के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने अच्छा काम किया है। ये तीनों एक फार रीचिंग लेजिस्लेशन है। हम भारत सरकार का इसके लिए धन्यवाद देते हैं, हम अपने प्रधानमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का धन्यवाद देते हैं, और इस सदन से आग्रह करते हैं कि इसको बिना किसी बहस के आप पास कर दें तो बढ़िया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।